अस्सलाम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि हमारा जो आइन है उसकी कुछ ख़ास प्रोविजन जो हमारे सिलेबस में। अच्छा, कुछ पहले चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पार्लियामेंट, आपने सुना होगा, पार्लियामेंट में ये हो गया, पार्लियामेंट हो गया। पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, एक हाउस को हम कहते हैं नेशनल असेंबली और एक को कहते हैं सेनेट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, एक नेशनल असेंबली है और एक सेनेट। अच्छा, सेकंड चीज़ आपने याद रखनी है कि गवर्नमेंट के पास ना एक बास्केट है, ठीक है? और इस बास्केट का नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स, मतलब वफाकी मजमुई पैसे, फंड्स, फंड्स, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की बास्केट। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है? इसके अंदर अगर कोई गवर्नमेंट लोन लेती है तो वो इस बास्केट में डालेंगे, इस फंड के अंदर। अगर गवर्नमेंट कुछ पैसे कमाती है तो वो भी इस बास्केट के अंदर डालेंगे। अच्छा, ये तो खैर पाकिस्तान में पता नहीं होता है कि नहीं होता, लेकिन अगर लिखा गया आपके आइन में, अगर गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया है, एक कोई दूर दराज जो है वो अफ्रीका का एक छोटा मुल्क है, उसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लोन दे दिया है, तो उसने अगर लोन की रीपेमेंट की है तो वो भी इसी बास्केट में। तो ये तीन चीज़ें इस बास्केट में हम डाल रहे होंगे, जिसका नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स। अच्छा, फिर इसके बाद एक और बास्केट भी है गवर्नमेंट के पास। इस बास्केट का नाम है पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। इसके अलावा, इन तीनों के अलावा जो भी पैसा वगैरह गवर्नमेंट के पास आ रहा होगा वो इस बास्केट में है। तो पहले हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, वफाकी की बात हो रही है। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट, ये है हमारा सेक्शन। सॉरी, इसके लिए ना सेक्शन का वर्ड हम यूज़ नहीं करते, ये आर्टिकल्स होते हैं। तो ये 78। अच्छा, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड, लोन जो कि लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, वो जितनी फेडरल गवर्नमेंट ने कमाई की है उसको जो पैसा है, और जो लोन उसने लिया है फेडरल गवर्नमेंट ने, ये याद रखना है, फेडरल गवर्नमेंट। और अगर कोई उसको अमाउंट आई है एज लोन रीपेमेंट, तो ये क्रेडिट होगी कहाँ पे? क्रेडिट का मतलब है वहाँ पे डाली जाएगी किस बास्केट में, जिसका नाम है फेडरल कंसोलिडेटेड। इसके अलावा जितने भी पैसे हैं जो रिसीव होंगे फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि फेडरल फाइनेंशियल प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं। ऑल अदर मनीज रिसीव्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और डिपॉजिटेड विद द सुप्रीम कोर्ट, एनी अदर कोर्ट। जैसे अभी एक खान साहब का केस चल रहा है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खाते में वो पैसे जमा करवा दिए थे, तो ये सारे पैसे कहाँ जाएंगे? ये क्रेडिट होंगे पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ये दो बास्केट्स हैं, ये दोनों बास्केट्स में ये पैसा जाता है। अच्छा, अब कस्टडी की बात आती है। जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है या पब्लिक अकाउंट है, दोनों जो हमारे पास बास्केट्स हैं उनकी कस्टडी की बात आती है। द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन, द पेमेंट एंड द विड्रॉल फ्रॉम द फंड। ठीक है, कस्टडी, वहाँ से कोई पेमेंट करनी है वो, या पैसे निकालने हैं वो, एंड ऑल अदर कंसर्न मैटर, और जितने भी बाकी इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, वो कौन रेगुलेट करेगा? वो रेगुलेट होगा बाय एक्ट ऑफ मजलिस शोरा, यानी कि पार्लियामेंट, एंड रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। तो ये याद रखना है आप, इनकी कस्टडी, इसमें से अगर कोई पेमेंट करनी है या विड्रॉल करने हैं, ये जितने भी इससे रिलेटेड मैटर्स हैं, वो रेगुलेट कौन करेगा? बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट, और दूसरा रूल्स मेड बाय प्रेसिडेंट। अगर आपका जो सदर है वो कोई रूल बनाता है तो उसके हिसाब से इसको किया जाएगा। अच्छा, एनुअल बजट की बात कर, आपको सुना होगा आपने न्यूज़ के अंदर कि जो है ना वो गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया है, ये वो बजट जो है वो इस दफ़ा ऐसा है वैसा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इन ईच फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट शैल ले बिफोर द नेशनल असेंबली अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हर
फाइनेंशियल ईयर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ले करेगी, प्रेजेंट करेगी नेशनल असम्बली के सामने, मतलब वफाकी हुकूमत जो है वो नेशनल असम्बली के सामने प्रेजेंट करेगी हर फाइनेंशियल ईयर में एक स्टेटमेंट। अच्छा, उस स्टेटमेंट में क्या होगा कि उसने अंदाज़ा लगाया होगा कि मेरे इतने पैसे मुझे रिसीव होने हैं और इतने मेरे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बता रही होगी। इट इज़ कॉल्ड एज एनुअल बजट स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट फेडरल गवर्नमेंट ले कर रही है बिफोर नेशनल असम्बली, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड रिसीट्स कितनी हैं और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कितने हैं गवर्नमेंट के, इसको हम क्या कहते हैं, एनुअल बजट स्टेटमेंट। अच्छा, अब इस एनुअल बजट स्टेटमेंट में सेपरेटली शो कर रही होगी गवर्नमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड्स, आर्टिकल 81। ये ज़रा ये याद करें। ठीक है? यहाँ पे हमने कहा था फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इसमें से अगर कोई पैसा निकालना है, इसमें से इस फंड के अंदर से कोई एक्सपेंस करने हैं जो आगे चल के एक आर्टिकल 81 पढ़ना है उसके मुताबिक, तो ये अलग से दिखाएगी गवर्नमेंट अपने एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर। जितनी भी अमाउंट चाहिए होगी, कुछ खर्चे हैं जो कि इधर लिखे हुए हैं जो कि चार्ज होते हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये लाइन आपने याद करनी है, एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये जो है अलग से बताएगी। और उसके अलावा अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस प्रपोज टू बी मेड फॉर फेडरल कंसोलिडेटेड। अच्छा, इनके अलावा ये कुछ खर्चे जो हैं वो आर्टिकल 81 में लिखे हैं। इनके अलावा अगर कोई और खर्चा है, आगे चल के हम जब पढ़ेंगे 81 तो आपको वो भी समझ आ जाएगी। तो इनके अलावा कोई और अगर खर्चा है तो वो भी अलग से दिखाएगी गवर्नमेंट अपने एनुअल बजट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है? और शेल डिस्टिंग्विश बिटवीन दी रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंस। और ये भी बताएगी कि कितने हमारे रोज़मर्रा के रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं और कितने हमारे अदर एक्सपेंसेस लाइक कैपिटल एक्सपेंस। अच्छा, ये एनुअल बजट जो होता है ना, नॉर्मली हम जो आम लोग होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी इनकम के लिहाज से अपने खर्चे कर रहे हो, लेकिन जो गवर्नमेंट है ना वो अपने खर्चों के लिहाज से अपनी इनकम बना रही है। तो गवर्नमेंट ने नेशनल असम्बली के सामने जो है ना वो अपने एस्टिमेट्स देने होते हैं कि भाई ये हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, उसमें कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी होंगे, और ये हमारी रिसीट्स हैं। कुछ टैक्स से भी उनकी रिसीट्स आ रही होती हैं, कुछ और कामों से भी उनकी रिसीट्स आ रही होती हैं गवर्नमेंट की। अच्छा, एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, सेक्शन 81, अभी ये जिसका रेफरेंस हमने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, जो एनुअल स्टेटमेंट के अंदर अलग से शो करना है अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट द एक्सपेंसेस चार्ज बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ये। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ खास एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि चार्ज किए जाते हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को, ये जो बास्केट थी गवर्नमेंट की। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। तो ये एक्सपेंसेस चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इसको आपने याद करने लाए, तो यही मुश्किल लगेगी आपको। तो सबसे पहला खर्चा है रेमुनरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमारा सदर है उसकी जो तनख्वाह है वो, एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस। और इसके अलावा जाहिर सी बात है सदर का और भी ऑफिस के अखराजात होंगे, वो भी इसी को चार्ज होंगे फंड को। एंड दी रेमुनरेशन, इसके अलावा किस किस की तनख्वाह, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये भी इसी फंड को चार्ज होंगे, जो वफाकी कंसोलिडेटेड फंड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी इसी फंड को होंगे। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये सेनेट के होते हैं, चेयरमैन और डिप्टी सेनेट, इनके जितनी भी रेमुनरेशन है वो बीसी फंड को चार्ज होनी है। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली, इनकी रेमुनरेशन भी इसी फंड को चार्ज होनी है। एंड द ऑडिटर जनरल, इसकी भी रेमुनरेशन इसी को चार्ज होनी भी है। ये तो हो गया ए पॉइंट। बी है द एडमिन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेमुनरेशन ऑफ ऑफिसर्स। अभी जो हमने पीछे ऑफिसर्स पढ़े हैं ना, उनके रेमुनरेशन की तो पॉइंट ए के अंदर बात हो गई थी। इनके अलावा कुछ और भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, लाइक ऑफिसर एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी मुलाजमीन हैं, नौकर चाकर हैं, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, वो भी तो पे करने हैं, वो भी इसी फंड से होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी,
उसके बाद ऑडिटर जनरल और जो है आपका पाकिस्तान का, उसके डिपार्टमेंट के भी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरीट्स जो हैं ऑफ सेनेट एंड नेशनल असेंबली, इन सब के भी जो खर्चे होंगे, बाकी ऑफिसर या और भी होते हैं ना, ये देखें हमने पीछे तो स्पेसिफिकली बता दिया ना कि ऑडिटर जनरल, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ये तो हमने स्पेसिफिक कर दी। इनके अलावा भी तो इन सारे हाउसेस के अंदर या इन सारे इदारों के अंदर लोग बैठे हैं, उनकी सैलरी भी यहाँ पे चार्ज होनी, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे यहाँ पे चार्ज होने। उसके बाद सी पॉइंट है डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डेट का मतलब है कि सूद, ठीक है, या इंटरेस्ट। तो जो डेट चार्जेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर राइजिंग लोन्स एंड रिडेम्पशन ऑन डेट ऑन द सिक्योरिटी ऑफ फेडरल कंसोलिडेट। अच्छा, इसके अलावा जो हम कर्जा वगैरह ले रहे होते हैं ना, तो उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, और कैपिटल अमाउंट भी वापस करनी होती है। या उसको कर्जा लेने के लिए, जाहिर सी बात है, हमारे एक जहाज़ भर के टीम भी जाएगी, उसके भी खर्चे हैं, या हमने रिडीम करना है डेट को, उसके खर्चे हैं, ठीक है, ऑन सिक्योरिटी। तो ये सारे खर्चे भी इसी फंड को ही चार्ज किए जाएंगे। वह डी है अमाउंट पेड बाय एनी जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। समटाइम क्या होता है कि से कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो किसी और के साथ जो है वो केस में जो है वो गई हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा सकते हो, या कहीं पे भी ट्रिब्यूनल या किसी भी किस्म का कोर्ट है, और वहाँ पे फैसला आ जाता है, जजमेंट या ऑर्डर आ जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो जो अमाउंट पे करनी पड़ रही होगी गवर्नमेंट को, वो भी इसी फंड से जाएगी। उसके बाद ई है एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट, बाय एक्ट ऑफ मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट। कोई और अमाउंट अगर कही गई तो ये एक जनरल पॉइंट डाल दिया, वो भी इसी फंड को चार्ज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 82, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। हमने एनुअल बजट स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। ये हमने क्या कहा था कि ये हर साल जो है, हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, नेशनल असेंबली के सामने रखती है, जिसके अंदर वो अपने एस्टिमेटेड खर्चे और रिसीट्स बता देती है। उसके बाद हमने कहा कि सेपरेटली बताएगी जो आर्टिकल 81 में लिखे हुए हैं, या इसके अलावा अगर कोई रोड्स वगैरह, ठीक है, सड़कें और पुल वगैरह बनाने हैं, उसके खर्चे भी वो बता देगी। हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं ना, जो आपका बजट होता है, इससे रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेट, ये हमारा आर्टिकल 82 है। Expenses charged on federal consolidated fund in annual budget statement shall be discussed in National Assembly। देखिए, हमने जब ये पढ़ा ना नेशनल बजट स्टेटमेंट, हमने पढ़ा नेशनल बजट स्टेटमेंट काफ़ी पीछे, ये इसमें हमने कहा कि इसके अंदर गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर बता, और साथ साथ हमने ये कहा कि सेपरेटली बताएगी गवर्नमेंट कि उसने एक्सपेंसेस जो चार्ज करने हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑन कंसोलिडेटेड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि इस फंड को जो उसने चार्ज करने हैं वो, फिर हमने वो खर्चे भी आगे चल के पढ़े, ये वाले, ये सारे खर्चे थे कि ये चार्ज हो सकते हैं, जजों की सैलरियाँ, ये वो सारा कुछ ये हमने पढ़े। अब हम जब पढ़ रहे हैं ना कि एनुअल बजट स्टेटमेंट जो है उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स क्या होते हैं, तो कहा जा रहा है कि जो एक्सपेंसेस चार्ज होने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को, वो डिस्कस होंगे नेशनल असेंबली। एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, ये मैं आपको बार बार कह रहा था, इसको याद रखना है। ये अभी हमने पीछे वाला जो पढ़ा है आर्टिकल, ये एक्सपेंडिचर्स चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, यानी आर्टिकल 81 में जो जो भी खर्चे हैं, ये सारे खर्चे क्या होंगे, ये जब बजट पेश होगा, एनुअल बजट स्टेटमेंट पेश होगी, तो ये सारे खर्चे जो हैं ये डिस्कस होंगे नेशनल असेंबली में। लेकिन वोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये सारे खर्चे होने तो होने, इनके ऊपर डिस्कशन ज़रूर होगी, बात ज़रूर होगी नेशनल असेंबली। अच्छा, इसके अलावा जितने खर्चे भी हैं, अदर एक्सपेंसेस लाइक उन्होंने पुल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, जितने भी खर्चे हैं, इन खर्चों के अलावा जो आर्टिकल 81 के अंदर लिखे हुए थे, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, उनके अलावा जितने भी खर्चे हैं,
ठीक है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन एनुअल बजट स्टेटमेंट में जो है शैल बी सबमिटेड टू नेशनल असेंबली फॉर रेजिंग ग्रांट। इनके लिए ना एक किस्म का नेशनल असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ता है, बाकी खर्चे करने के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। असेंबली में और मे नॉट एग्री ऑन डिमांड, ठीक है, अगर चाहे तो वो कर सकते हैं एग्री, नहीं तो ना सही, ठीक। यहाँ पे तो वोटिंग होनी नहीं है, यहाँ पे तो उनको सिर्फ बताया जा रहा है डिस्कशन कर लो इसके ऊपर, ये खर्चे हैं जो एक्सपेंसेस हैं चार्ज होने हैं फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के अंदर आर्टिकल नंबर 81 के अंदर। इसके अलावा जितने खर्चे हैं उनके ऊपर ग्रांट रेस करनी पड़ेगी नेशनल असेंबली से, और हो सकता है असेंबली उस पर एग्री करे या ना करे। इट मे आल्सो रिड्यूस द डिमांड, हो सकता है वो कम ज़्यादा अमाउंट मांग रही हो गवर्नमेंट लेकिन नेशनल असेंबली कम अप्रूव करे। द डिमांड कैन ओनली बी मेड विद रिकमेंडेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी डिमांड होगी वो किसकी रिकमेंडेशन पे होगी, किसकी सजेशंस पे होगी, फेडरल गवर्नमेंट के सजेशन। अब हमने कहा कि हमें ये पता लग गया कि जो है ना वो एनुअल, ये जो हमने कहा है एनुअल बजट क्या होता है, एनुअल बजट स्टेटमेंट क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अथेंटिकेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ अथोराइज एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, वजीर आजम है, वो साइन करेगा स्केड्यूल स्पेसिफाइंग द ग्रांट्स मेड बाय नेशनल असेंबली अंडर आर्टिकल 82। ये ज़रा पीछे चल के आर्टिकल 82 पढ़ें, इसके अंदर ग्रांट्स कहाँ पे मिल रही थी। ये जो अदर एक्सपेंसेस है ना, इनके ऊपर नेशनल असेंबली ग्रांट देती है, भाई सड़कें वगैरह बनानी है उसके लिए नेशनल असेंबली ने अप्रूव किया है, खर्चे वगैरह अप्रूव किए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, साइन कर देगा उस स्केड्यूल के ऊपर जिसके ऊपर लिखा होगा कि इतनी ग्रांट जो है वो नेशनल असेंबली ने अप्रूव की है, और अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंसिव चार्ज ऑन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, और आर्टिकल 81 वाले जो हैं उसके ऊपर भी साइन करेगा। इसका मतलब है कि जो आपका बजट था ना, इसके ऊपर जो साइन कर देगा ना प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या बन जाएगा, स्केड्यूल, ठीक है, स्केड्यूल ऑफ अथोराइज एक्सपेंडिचर फिर हम उसको। उसके बाद क्या है, अथेंटिकेटेड स्केड्यूल, जब उसके ऊपर साइन हो गए प्राइम मिनिस्टर के, शैल बी लेड बिफोर नेशनल असेंबली, तो वो दोबारा ले किया जाएगा। देखो प्रोसीजर क्या था कि एक तो पहले उसको ले करना था नेशनल असेंबली के सामने, नेशनल असेंबली में एक तो वोट नहीं कर सकते थे वो सारे एक्सपेंडिचर के ऊपर जो चार्ज होने अंडर आर्टिकल 81 के अंदर, जो उसके अलावा थे उसके ऊपर वो ग्रांट करते थे, रेज करते थे ग्रांट। बस उसके बाद ये सारा जो बजट था ये आ जाता था प्राइम मिनिस्टर के पास, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर साइन कर दिए तो वो स्केड्यूल बन गया, ठीक है। अब ये स्केड्यूल जो अथेंटिकेटेड है यानी कि साइंड स्केड्यूल है, यानी कि जो साइंड बजट है, ये दोबारा नेशनल असेंबली के सामने रखा जाए। इट शैल नॉट ओपन फॉर डिस्कशन और वोट, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है, के ऊपर वोट या डिस्कशन नहीं होगी, बस ये दिखाना है कि भाई जो जो आप लोगों ने बातें की थी या जिसके ऊपर डिस्कशन पहले हो चुके हैं नेशनल असेंबली में, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने साइन कर दिए। एन एक्सपेंस फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेटेड फंड शैल बी कंसिडर्ड एज ऑथराइज व्हेन अबव प्रोसीजर इज फॉलो। जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो इसका मतलब है वो खर्चा ऑथराइज हो गया। अच्छा, अब है सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट। इफ़ इन अ फाइनेंशियल ईयर इट इज़ फाउंड, अगर किसी भी साल ये पता लगे कि जो अथराइज एक्सपेंसेस थे ना, ठीक है, जो सारा प्रोसीजर गुजारने के बाद पहुंचे थे खर्चे कि ये खर्चे, वो फॉर अ सर्विस इज़ इनसफिशेंट, वो गवर्नमेंट को लगता है कि काफ़ी नहीं है, और एक्सपेंसेस फॉर न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड, या कुछ और खर्चों की ज़रूरत पड़ गई है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड एनुअल बजट स्टेटमेंट, जो पहले बजट के अंदर इंक्लूड नहीं थे। That amount spent on any service exceed the अमाउंट ग्रांटेड, या ऐसा भी हो सकता है और का वर्ड है, ठीक है। एक तो ये है कि वो इनसफिशेंट हो या कोई नई सर्विस के लिए पैसे चाहिए, या जितने पैसे आपको अलॉट हुए थे आपने उससे ज़्यादा खर्चा कर दिए, आपने स्पेंड ज़्यादा कर दिए। तो इस सूरत में क्या होगा, द फेडरल गवर्नमेंट कैन अथोराइज एक्सपेंडिचर फॉर द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, तो अब फेडरल गवर्नमेंट भी अथोराइज कर सकती है एक्सपेंडिचर जो फेडरल गवर्नमेंट का फंड के अंदर है। For this, federal government shall lay before National Assembly a supplementary और excess budget statement। आपने सुना होगा मिनी बजट आ गया, ये आ गया, तो ये क्या होता है, समटाइम आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते, फिर आप सप्लीमेंट्री या एक्सेस ग्रांट के लिए दोबारा नेशनल असेंबली के सामने रख देते। वोट्स ऑन अकाउंट, नेशनल असेंबली कैन मेक ग्रांट
in advance of estimated expenditure for a part of financial year not more than 4 months if authentication of schedule is pending। ये क्या बात हो रही है कि पीएम ने साइन करने थे, पीएम सीट के ऊपर नहीं है या पाकिस्तान से बाहर है, तो उससे केस में क्या है कि नेशनल असेंबली जो है वो खुद ही ग्रांट कर सकती है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को, ठीक है। लेकिन नॉट मोर देन 4 मंथ, जब उन्होंने साइन किया तो 4 मंथ के अंदर, मैक्सिमम 4 मंथ के लिए वो ग्रांट कर सकते हैं कि यार ये खर्चे कर लो। समटाइम क्या होता है कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उस टाइम भी प्राइम मिनिस्टर पहले वाला रिज़ाइन कर देता है, तो नई एक गवर्नमेंट आ जाती है। उस टाइम तो खैर वो वक्ती तौर पे एक पीएम होता है, वो कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाय पीएम गया हुआ, तो फिर 4 महीने के अंदर अंदर जो है वो नेशनल असम्बली खुद से ये सारे काम कर सकती है, जैसे साइन वगैरह बजट्स के ऊपर करने के लिए वो कर सकती है, लेकिन वो सिर्फ 4 महीने के टाइम के लिए। फिर है पावर टू अथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। समटाइम क्या होता है कि नेशनल असेंबली नहीं है आपके पास, ठीक है, वो डिसॉल्व कर चुकी है। इस सूरत में क्या होगा कि अब वो जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है वो से के आई हुई है या मार्शल लॉ लग गया, तो उस सूरत में क्या होगा, इफ़ नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व द फेडरल गवर्नमेंट में अथराइज एक्सपेंसेस फॉर फेडरल कंसोलिडेटेड फंड फॉर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 4 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इफ़ दी अथेंटिकेशन ऑफ द स्केड्यूल इज अथराइज एक्सपेंडिचर इज पेंड, ठीक है। मतलब अगर नहीं है तो यहाँ पे भी मैक्सिमम 4 मंथ के लिए कर सकते हैं, तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सेक्रेटरीट्स ऑफ मजलिस शोरा, ईच हाउस, दो हाउस हमने पढ़े थे ना, ठीक है। ईच हाउस शेल हैव अ सेपरेट सेक्रेटरीट, however post common to both house can be awarded। ये ज़रा इसकी एक्सप्लेनेशन से वाले, हमने दो हाउसेस पढ़े थे, एक सेनेट था एक पार्लियामेंट, दोनों के डिफरेंट ऑफिस होंगे, यानी कि ईच हाउस शेल हैव सेपरेट सेक्रेटरीट, यानी कि दोनों के डिफरेंट ऑफिस होंगे। होएवर पोस्ट कॉमन टू बोथ हाउस कैन बी अवार्डेड, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई एक बंदा दोनों में सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हो, तो इसकी इजाज़त है। उसके बाद मजलिस शोरा यानी पार्लियामेंट में रेगुलेट रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। तो मजलिस शोरा है यानी पार्लियामेंट है, वो हो सकता है रेगुलेट करे जो रिक्रूटमेंट हो रही है, यानी जो स्टाफ रखा जा रहा है, अपॉइंट किया जा रहा है सेक्रेटेरियल स्टाफ दोनों हाउसेस के। द स्पीकर और द चेयरमैन, ठीक है, एक स्पीकर या चेयरमैन विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट से और रूल्स जो है वो बना सकता है जो रेगुलेट करेगा सबको, यानी कि जो रेगुलेट करेगा रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू दी सेक्रेटेरियल स्टाफ ऑफ बोथ हाउसेस। यहाँ पे कहा गया ना कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो रेगुलेट कर सकता है रिक्रूटमेंट्स वगैरह को। वो कैसे रिक्रूटमेंट्स वगैरह को रेगुलेट करेगा, स्पीकर या चेयरमैन जो है वो अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट से, उसके बाद वो रूल्स बनाएगा जिसके तहत वो इसको रेगुलेट करेंगे। चलें, ये फाइनेंस कमेटी जो है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।